नमस्कार। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 625 पदों पर जिसकी घोषणा हो चुकी है, साथ में 25 पोस्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का और 50 लाइब्रेरियन का है, जिसका एग्जाम बहुत जल्द सीजीपीएससी लेने वाली है। खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में 300 नंबर का जो प्रश्न पत्र है, उसमें 100 नंबर छत्तीसगढ़ का जीएस है। तो छत्तीसगढ़ के जीएस की तैयारी आप कैसे करें, छत्तीसगढ़ के जीएस में क्या अप्रोच होना चाहिए, उसी को लेकर के आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। जिसमें 2019 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसमें जो छत्तीसगढ़ विषय से जो प्रश्न आए थे, उस पेपर का एनालिसिस, साथ में जो उस समय का पैटर्न था और जो अभी वर्तमान का जो नया पैटर्न है सीजीपीएससी का, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। और साथ में आपकी तैयारी कैसे हो, कैसे आपको सब्जेक्ट के बीच में बैलेंस बनाना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि वन डे एग्जाम है, ये कंपटीशन का स्तर आपको पता है, केवल 625 पोस्ट हैं। अब सब्जेक्ट वाइज जो जो पद होंगे उसके आधार पर कंपटीशन होगा। 330 नंबर में 300 नंबर आपका रिटन एग्जाम और 30 नंबर का इंटरव्यू है। तो बेहतर है कि जो 300 नंबर आपके हाथ में है, आप उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, ताकि उस 30 नंबर की आवश्यकता बहुत ज्यादा आपको ना हो। हालांकि छत्तीसगढ़ की आवश्यकता आपके रिटन पेपर में भी है और साथ में इंटरव्यू के दौरान भी आपको छत्तीसगढ़ विषय ये जानना होगा, ताकि इंटरव्यू आपका बेहतर जाए। उसी को लेकर के मैं आज बात करूंगा कि अप्रोच आपका कैसे होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं, अभी ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी स्पोर्ट्स ऑफिसर की भी जो वैकेंसी होगी, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में और जो सीजीपीएससी की कोई भी जो तैयारी कर रहा है, खास करके जब पैटर्न की बात करूंगा, ये वीडियो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। चलिए, पहले एक असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो 2019 में जो हुआ था, 2019 में जो पेपर सीजीपीएससी ने लिया था एपी का, सहायक प्राध्यापक का, उसमें 50 प्रश्न और 100 मार्क्स थे। 100 अंक का 50 क्वेश्चन, हर प्रश्न पर 2 नंबर, टोटल 100 मार्क्स। तो पेपर एनालिसिस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपके समझने के लिए यहां पर किस भाग से, किस विषय से छत्तीसगढ़ के जीएस में पार्ट वाइज कहां से कितना क्वेश्चन आया था, ये यहां पर मैं एनालाइज कर दिया हूं, ताकि अभी आपको अप्रोच करने में थोड़ा आसानी हो। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि सेम टू सेम बिल्कुल जैसे अभी आया 2019 में था, बिल्कुल वैसा ही इस बार भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन लगभग लगभग आपको एक अंदाजा हो जाएगा। लास्ट टाइम जो 2019 का जो पेपर था, उसमें छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी से, भूगोल से 13 प्रश्न आए थे, जो सर्वाधिक हैं। तो लगभग 50 जो क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के जीएस का आता है, उसमें लगभग 15 प्रश्न के आसपास ये ज्योग्राफी से होता ही है। इस वाले पेपर में एपी में 13 प्रश्न ये ज्योग्राफी से थे, जबकि छत्तीसगढ़ का इतिहास जो 8 प्रश्न के लगभग आता है, इस पेपर में 9 क्वेश्चन था, 9 क्वेश्चन। उसके बाद टूरिज्म, छत्तीसगढ़ का पर्यटन, छत्तीसगढ़ के पर्यटन से 7 प्रश्न आए थे। छत्तीसगढ़ का प्रशासन, जो प्रशासकीय ढांचा है, वहां से 6 प्रश्न पूछा गया था एपी 2019 में। जबकि पंचायती राज और अर्बन बॉडीज को मिलाए, नगरीय निकाय को, तो वहां से प्रश्नों की संख्या 6 थी। जबकि छत्तीसगढ़ शासन के जो फ्लैगशिप स्कीम्स, जो महत्वपूर्ण योजनाएं, वहां से प्रश्न पूछ लिए गए थे उस समय 5। मतलब ये करंट अफेयर योजना, ये आप मिलाकर के कह सकते हैं कि 5 प्रश्न उस समय आ गया था। फिर उसके बाद जनजाति से 3 प्रश्न था और साहित्य से 1 प्रश्न पूछा गया था। टोटल 50 प्रश्न थे। 50 प्रश्न तो लगभग लगभग सीजीपीएससी के हर एग्जाम में, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जीएस सभी एग्जाम में होता है, तो लगभग लगभग क्वेश्चन और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही रहता है। लगभग यहां पर जैसे जनजाति से 3 दे दिया, कभी इसमें कला संस्कृति को मिलाकर के आर्ट एंड कल्चर को 5-6 भी आ जाता है।
तो ये आपका लास्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 19 जो हुआ था उसकी बात है। अब देखो आगे जो अब मैं कहने जा रहा हूं, एक कंपैरिजन में लेने जा रहा हूं। कंपैरिजन किसको लेकर के कि अभी जो एपी का प्रिपरेशन करेंगे वो एकदम ये ना मान बैठे कि जैसे एपी 2019 में आया था बिल्कुल वैसा ही पेपर अभी 2025 में 26 में वैसा ही आ जाएगा। सीजीपीएससी, मैं पिछले वीडियो में भी बोला हूं कि सीजीपीएससी का पैटर्न बदल रहा है, कंपटीशन का स्तर भी बढ़ रहा है और साथ में पैटर्न भी बदल रहा है। तो कंपटीशन और बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रख करके आपको तैयारी अपनी पुख्ता रखनी है, क्योंकि यहां पर आप रिस्क नहीं ले सकते। आप रिस्क इस चीज का नहीं ले सकते कि आप सतही तौर पर निकाल दें और आप ये मान बैठे कि नहीं हो जाएगा। भाई प्रिपरेशन में आपको सब्जेक्ट जब बैलेंस करेंगे तो जितना आप अपने टेक्निकल को वेटेज देंगे, ऑब्वियस सी बात है इसमें नेट सेट क्वालिफाइड लोग हैं तो उनका अपना टेक्निकल पार्ट तो साउंड होगा ही, एक्सपर्ट उसमें वो होंगे ही, तभी तो नेट और सेट को क्वालिफाई करके वो एपी के लिए जाएंगे। मतलब यहां पर छत्तीसगढ़ का जीएस ये डिसाइडिंग हो सकता है जो सिलेक्शन को आपका पक्का करेगा। तो एक टेक्निकल जो आपका सब्जेक्ट है वो और दूसरा छत्तीसगढ़ का जीएस, ये दोनों में आपको बैलेंस बनाना होगा। उसी में जो पुराना पैटर्न था, जो ओल्ड पैटर्न था, जो पुराना और जो नया, मतलब वर्तमान का जो पैटर्न है, वर्तमान का पैटर्न मतलब एपी वालों के लिए कहूं तो 2019 को वो पुराना पैटर्न माने और नया या वर्तमान का पैटर्न मतलब अभी 2025 जो सीजीपीएससी का जो ट्रेंड अभी चल रहा है, क्योंकि जो रिसेंट में जो पेपर हुए हैं भाई वहीं से तो आप अंदाजा लगाओगे। तो अभी इस साल 2025 में एक पेपर असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री का हुआ, एक अच्छा पेपर मतलब मॉडरेट ये आया था, कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, लेकिन वहीं पर यह देखा गया कि अभी जो 7 सितंबर 2025 को माइनिंग इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ, माइनिंग इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ, माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर देखो ये सब वो पेपर है जो आपके एपी, इसमें भी 300 नंबर का ही ये पेपर है, ये भी 300 वाला है, ये भी 300 वाला है, मतलब 300 नंबर का रिटर्न पेपर और 30 नंबर का इंटरव्यू वाला ही है ये भी। यहां पर जो प्रश्न पूछे गए माइनिंग इंस्पेक्टर में वो काफी स्तर के क्वेश्चन पूछे गए, तो वही एक कंपैरिजन में ले रहा हूं ताकि आपको अप्रोच कि आपके प्रिपरेशन का अप्रोच क्या हो ये आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे यहां से। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो प्रश्न एपी 2019 में आया, असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में, और अभी रिसेंट जो सीजीपीएससी ने जो लास्ट पेपर लिया है माइनिंग इंस्पेक्टर का, अभी उसमें जो प्रश्न पूछा गया है सब्जेक्ट वाइज, वो मैं कंपैरिजन आपको आगे बता रहा हूं। देखिए जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2019, ये पुराना पैटर्न समझ लो, मतलब उस 2019 में जो पैटर्न चल रहा था। अभी मैं आपको बताऊंगा कि नया पैटर्न, वर्तमान का पैटर्न क्या है जो अभी माइनिंग इंस्पेक्टर में पूछा गया है। तो मैं एक ही सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, ये सब में एक एक करके मैं कुछ आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2019 का आया हुआ प्रश्न है जो छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी का है, टॉपिक खनिज है, मिनरल से आया हुआ प्रश्न है। ये 19 का है इसलिए पुराना पैटर्न लिख दिया हूं। ठीक, प्रश्न क्या डिमांड कर रहे देखिएगा, विच डिस्ट्रिक्ट हैज मैक्सिमम आयरन ओर प्रोडक्शन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है। अब छत्तीसगढ़ में आयरन ओर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, डिपोजिशन भी और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा बैलाडीला के कारण कहां पर आपका दंतेवाड़ा, सबसे ज्यादा बैलाडीला के खदान में। तो जिला कौन सा आपका दंतेवाड़ा। यह वन लाइनर प्रश्न था, वन लाइनर था, जिला पूछा है तो जिला, यह सही उत्तर क्या हो गया आपका दंतेवाड़ा, क्योंकि बैलाडीला कहां पर है आपका दंतेवाड़ा में। तो भंडारण भी सबसे ज्यादा वहीं पर आयरन ओर का और उत्पादन भी सबसे ज्यादा वहीं पर। लेकिन अभी देखो टॉपिक वही है ना, टॉपिक वही है, भूगोल का खनिज ही टॉपिक है।
ये 2019 में आया। लेकिन माइनिंग इंस्पेक्टर, जिसमें 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन उनके टेक्निकल सब्जेक्ट का है और बाकी में जीएस है, उसमें छत्तीसगढ़ के पार्ट से जो प्रश्न पूछा है माइनिंग इंस्पेक्टर में, यह समझ लो ये बदलता हुआ अभी का नया पैटर्न है। तो इस वीडियो को आप एपी वाले हो या सीजीपीएससी का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, थोड़ा सा अंदाजा यहां से लगाइएगा ताकि आपको अभी तैयारी करने में थोड़ा सहूलियत होगा। देखो क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू टिन प्रोडक्शन इन छत्तीसगढ़ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ में टिन उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। अब इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, मतलब एक चीज तो समझ आ रहा है कि पहले पैटर्न में टॉपिक वही है, वो वन लाइनर था। ये प्रश्न कूट वाले हैं, ये कूट आधारित प्रश्न है। अब इसमें देखिए, पहला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, देश में टिन अयस्क का 100% उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। ठीक, पढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट को, फिर सॉल्व करता हूं। 100% ऑफ टिन ओर इन द कंट्री इज प्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। स्टेटमेंट नंबर 2, सुकमा जिले के तोंगपाल, गोविंदपाल, चिंतलनार क्षेत्र में टिन पाया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट, टिन का जमाव दंतेवाड़ा जिले के बचेली, कटे कल्याण तथा पाड़ापुर क्षेत्र में है। लास्ट स्टेटमेंट है, अंतागढ़ क्षेत्र तथा नारायणपुर जिले में टिन उत्पादन होता है। देखिए 4 स्टेटमेंट है। टिन को लेकर के ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में टिन की जब बात होगी तो टिन छत्तीसगढ़ में ना, छत्तीसगढ़ में टिन का स्टोरेज, यदि टिन का भंडारण देखें, डिपोजिशन, तो टिन भंडारण जो है, भंडारण पूरे देश का 35.83% टिन ये छत्तीसगढ़ में भंडारण, जबकि टिन का उत्पादन प्रोडक्शन ये केवल और केवल छत्तीसगढ़ करता है। 100% टिन प्रोडक्शन केवल कहां पर, आपका छत्तीसगढ़ में। स्टोरेज या डिपोजिशन जो है ये 35.83% है, लेकिन प्रोडक्शन 100%, मतलब उत्पादन करता, टिन का उत्पादन करता राज्य केवल छत्तीसगढ़ है। और टिन जो है, टिन छत्तीसगढ़ में टिन सिर्फ और सिर्फ 2 जिला में मिलेगा। एक जिला आपका सुकमा और सुकमा के बाद में दूसरा जिला आपका दंतेवाड़ा। सुकमा और दंतेवाड़ा के अलावा टिन कहीं और छत्तीसगढ़ में मिलेगा ही नहीं, केवल सुकमा और दंतेवाड़ा। सुकमा में टिन है और दंतेवाड़ा में टिन है। सुकमा में टिन के क्षेत्र में, सुकमा में टिन जो है, सुकमा में, कोंटा में, उसके अलावा आपका तोंगपाल, गोविंदपाल, मुंडपाल, चिंतलनार के बाद चिऊरवाड़ा, कच्चीरास और बेरुकुपल्ली, इन सभी जगहों पर टिन मिलता है सुकमा में। जबकि दंतेवाड़ा में कटे कल्याण, दंतेवाड़ा, बचेली, नरेली, पाड़ापुर, इन क्षेत्रों में दंतेवाड़ा जिला में मिलता है। यह टिन की जानकारी है, इसी को लेकर के पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि देश में टिन अयस्क का उत्पादन 100% छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, करेक्ट है। टिन सुकमा जिले के तोंगपाल, गोविंदपाल, चिंतलनार क्षेत्र में टिन पाया जाता है, करेक्ट है। टिन का जमाव दंतेवाड़ा जिले के बचेली, कटे कल्याण तथा पाड़ापुर क्षेत्र में, करेक्ट है। अंतागढ़ क्षेत्र, अंतागढ़ मतलब जिला कांकेर हो गया, तथा नारायणपुर जिले में टिन उत्पादन होता है ही नहीं वहां टिन। मैं बोला ना, टिन सिर्फ और सिर्फ कहां पर, आपका सुकमा और कहां पर, आपका दंतेवाड़ा। मतलब 4th स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। 1, 2 और 3 सही, मतलब सही उत्तर क्या है, ए। ठीक, ये नया पैटर्न है, टॉपिक वही है। अब देखो और क्वेश्चन लेते हैं इसमें।
देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में आया हुआ प्रश्न है हिस्ट्री का, ठीक। इसमें पूछ रहा है कि रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। रायपुर जिला कांग्रेस, यह हमें पता है कि छत्तीसगढ़ में नेशनल मूवमेंट जो चला, नेशनल मूवमेंट कहो या फ्रीडम मूवमेंट, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन छत्तीसगढ़ में यह कांग्रेस के लीडरशिप में चला। कांग्रेस के लीडरशिप में चला क्योंकि अकेले आंदोलन करने से आंदोलन का क्या अंजाम होगा, क्या पड़ाव पाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता था। तो जितने जो भी फ्रीडम फाइटर थे, जिनको नेशनल मूवमेंट चलाना था, उनको कोई संगठन की आवश्यकता थी ताकि उस संगठन से जुड़े और जुड़ करके आंदोलन करें। तो छत्तीसगढ़ में नेशनल मूवमेंट को रन कराने के लिए हमें कांग्रेस की आवश्यकता थी। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, ये रायपुर में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रायपुर में स्थापित हुआ। छत्तीसगढ़ का कांग्रेस जो है वो रायपुर में। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना कहां हुई? तो रायपुर में। और कब हुई? तो 1906 में। 1906 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना सीएम ठक्कर के प्रयासों से हुई और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पहले फर्स्ट मेंबर, जिसको पहला कांग्रेस का छत्तीसगढ़िया सदस्य भी कहते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर डिमांड कर रहा है कि रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जिन्होंने कांग्रेस, जिनके प्रयासों से कांग्रेस एस्टेब्लिश हुआ, मतलब कौन? आपके सीएम ठक्कर। तो सही उत्तर क्या है आपका? सीएम ठक्कर, ठीक। अब देखो, अभी नए पैटर्न में क्या आ रहा है? नए पैटर्न में देखो, हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, नया पैटर्न में फिर वही कूट वाला ना, अभी माइनिंग इंस्पेक्टर 2025 में, जिसमें कूट वाले प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। छत्तीसगढ़ का झंडा सत्याग्रह 1924 में प्रारंभ हुआ था। देखो, झंडा सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के इतिहास में 1923 में तीन चीजें हैं। एक आपका झंडा सत्याग्रह, स्वराज पार्टी और काकीनाडा अधिवेशन। ये तीन चीजें 1923 में, घटनाक्रम में 1923 में ये तीन घटनाएं हैं। यहां पर जो प्रश्न आया है, जितने भी स्टेटमेंट हैं, ये झंडा सत्याग्रह का है। और झंडा सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह ये 1923 में चला है। 1923 में चला है। 31 मार्च 1923 को बिलासपुर के टाउन हॉल में तिरंगा फहराया गया था। एक्चुअल में चरखा वाला झंडा फहराना और ब्रिटिश सरकार का विरोध करना, यह झंडा सत्याग्रह है। 31 मार्च 1923 को बिलासपुर टाउन हॉल में यह झंडा, मतलब चरखा वाला झंडा, यह फहराया गया था। लेकिन झंडा सत्याग्रह का जो कार्यक्रम था, यह शुरुआती दौर पर जबलपुर में करना था। कहां पर? जबलपुर। देखो, उस दौर में छत्तीसगढ़ सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत का हिस्सा है। तो मध्य प्रांत का हेडक्वार्टर, कैपिटल ये नागपुर है। जबलपुर भी उसी के अंतर्गत है। रायपुर, बिलासपुर ये सब उसी के अंतर्गत है ना। तो जबलपुर में यह कार्यक्रम तय था और जबलपुर में वहां पर चरखा वाला झंडा फहराया गया, जिसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा उस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी, तीन लोगों की गिरफ्तारी जबलपुर के झंडा सत्याग्रह में हुई थी। जब गिरफ्तारी हुई तो जबलपुर से झंडा सत्याग्रह को शिफ्ट किया गया नागपुर में। नागपुर चूंकि हम लोगों का कैपिटल था, छत्तीसगढ़ का भी कैपिटल हेडक्वार्टर क्या था? नागपुर। मैं फिर कह रहा हूं कि उस समय हम लोग सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत का हिस्सा थे। नागपुर शिफ्ट किया गया तो नागपुर में झंडा सत्याग्रह
1 मई 1923 1 मई 1923 से लेकर के अगस्त 1923 तक झंडा सत्याग्रह नागपुर में चला। 1 मई 1923 से लेकर के अगस्त 1923, एग्जैक्ट डेट पे जाएंगे तो 18 अगस्त 1923 तक झंडा सत्याग्रह चला था। कहां पर? नागपुर में। नागपुर में जो झंडा सत्याग्रह हुआ, एक्चुअल में जबलपुर में जब पंडित सुंदरलाल शर्मा की गिरफ्तारी हुई तो उस गिरफ्तारी का बहुत विरोध हुआ, खास करके धमतरी में। धमतरी का फ्रीडम मूवमेंट में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो झंडा सत्याग्रह जब देखे कि नागपुर शिफ्ट हो गया है, तो नागपुर के झंडा सत्याग्रह में शामिल होने के लिए धमतरी के लोग रायपुर से पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल नागपुर जा चुके थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा यहां अरेस्ट जरूर हुए थे, बाद में छूट गए थे। वो और नागपुर भी जाते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल भी जाते हैं साथ में। लेकिन धमतरी से कुछ लोग जाते हैं, जिसमें शोभाराम, हरखराम, परदेसी राम ध्रुव, विशंभर पटेल, गिरधारी लाल तिवारी, नोहर सिंह यदु एक छात्र था, वो भी गया। तो ये सब लोग झंडा सत्याग्रह में शामिल हुए थे। कहां पर? नागपुर में। लेकिन कुछ लोगों की गिरफ्तारी रायपुर छत्तीसगढ़ में भी हुई थी। तो जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, यह जो प्रश्न बनाया वो गिरफ्तारी से बनाया, जिसमें अवधराम गोड़, कन्हैयालाल ताम्रकार और कल्याण सिंह। तो देखो, इसी को स्टेटमेंट में पूछा है, झंडा सत्याग्रह 1924 में प्रारंभ हुआ छत्तीसगढ़ में। नहीं, यह गलत है। पहला स्टेटमेंट, बिलासपुर के टाउन हॉल में 31 मार्च 1923 को झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, यह करेक्ट है। अभी बताया आपको। अवधराम गोड़, कन्हैयालाल ताम्रकार, कल्याण सिंह को झंडा सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया, वह कारावास व दंड दिया गया। सही है। देखो, आप समझिए कि अब वो दौर गया कि पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल को ही पूछ रहा है, पहले बहुत पूछ चुका। लेकिन अब पंक्ति के लाइन के जो पीछे खड़े हुए लीडर थे, सीजीपीएससी अब वहां से प्रश्न बना रही है। यह स्टेटमेंट सही है। और मैं कहा ना, धमतरी का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। नागपुर में जाकर के आंदोलन किए थे धमतरी वाले। चौथा स्टेटमेंट भी क्या है आपका? सही। तो 2, 3 और 4, तो 2, 3 और 4 सही, ये सी उत्तर है। 2, 3 और 4 सही। ये वर्तमान का पैटर्न देखो, वहां पर वन लाइनर था, यहां पर ये नया पैटर्न में कूट आ रहा है। ठीक, ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। फिर उसके बाद में देखो, टूरिज्म का क्वेश्चन है ना, टॉपिक वही है। टॉपिक यहां पर बारसूर ही है। बारसूर पूछ रहा है, काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल किस स्थान पर पाए जाते हैं? बारसूर, बालोद, बलौदा बाजार, कोंडागांव। सही उत्तर इसका क्या है? बारसूर। ठीक। अब उसी बारसूर से ये अभी जो पूछा गया है 2025 में, टॉपिक वही है, लेकिन अभी पूछा गया है स्टेटमेंट वाला प्रश्न। बत्तीसा टेम्पल इज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। बत्तीसा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। बत्तीसा मंदिर 10वीं 11वीं शताब्दी का मंदिर है। छिंदक नाग राजवंश द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर अपने 32 स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, जिससे इसे बत्तीसा नाम मिला। देखो, बत्तीसा मंदिर यह प्रेम का प्रतीक है। बत्तीसा मंदिर प्रेम का प्रतीक है। छिंदक नागवंश का शासक था सोमेश्वर देव सेकंड। सोमेश्वर देव सेकंड की पत्नी थी गंग महादेवी। गंग महादेवी ने सोमेश्वर देव द्वितीय अपने पति की याद में गंग महादेवी ने
32वां मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर 32 खंभों पर टिका हुआ मंदिर है। मंदिर अद्भुत मंदिर है। इस मंदिर का 2 गर्भगृह है। गर्भगृह 2 है। गर्भगृह 2 और 1 मंडप है। मंडप 1 लेकिन 2 गर्भगृह वाला मंदिर है। दोनों ही गर्भगृह में शिवलिंग है। तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहे विष्णु को समर्पित, गलत है। दोनों गर्भगृह में क्या है? शिवलिंग है। एक शिवलिंग का नाम भगवान शिव का ही नाम है, लेकिन एक शिवलिंग का नाम अपने पति के नाम पर वीर सोमेश्वर, वीर सोमेश्वर, और एक दूसरे शिवलिंग का नाम अपने नाम पर गंगाधरेश्वर, गंगाधरेश्वर ये नाम दी। 32 खंभों पर टिका है। छिंदक नागवंश सोमेश्वर देव द्वितीय, सोमेश्वर देव प्रथम नहीं कह रहा हूं, सोमेश्वर देव द्वितीय की पत्नी ने बनवाया। तो मंदिर छिंदकों का शासन ही उसी पीरियड में चला है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। छिंदक नाग राजवंश द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था, करेक्ट है। मंदिर अपने 32 स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, जिससे इसे 32वां नाम मिला, करेक्ट है। देखो टॉपिक वही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। मतलब अब आपको यह भी जानना पड़ेगा कि कौन सा मंदिर किस भगवान का है। केवल मंदिर को पढ़ लेने से नहीं चलेगा, किस देवता को, किस देवी देवता को समर्पित है वो मंदिर, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 स्टेटमेंट, मतलब आपको टॉपिक में परफेक्शन चाहिए। सीजीपीएससी डिमांड परफेक्शन ना, और ऑब्जेक्टिव वही निकालेगा जिसके में परफेक्शन हो, एक्यूरेसी हो। वो एक्यूरेसी चाहता है और एक्यूरेसी आता है परफेक्शन से। इसलिए बारीकियों को थोड़ा ध्यान देना है, सतही तौर पर नहीं। अब इसमें जो ऑप्शन है 2 3 4 सही, सही उत्तर क्या है आपका? सी है। ठीक, देखो पुराना पैटर्न, जनजाति से पूछा हुआ प्रश्न है कि स्पेशल प्रिमिटिव ट्राइब निम्न में से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है जिसको हम लोग इंग्लिश में पीवीटीजी कहते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। और पीवीटीजी में 5 जनजातियां हैं। एक है बैगा, बैगा के बाद में अबुझमाड़िया, 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 पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, और बिरहोर के बाद में कमार। 5 ही है, 7 नहीं है, याद रखना। पीवीटीजी केवल छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 5। अब कौन नहीं है कह रहा है? अबुझमाड़िया है, बैगा भी है, बिरहोर भी है ऑप्शन में, नहीं है भतरा। तो सही उत्तर जो है वो क्या है आपका? डी। टॉपिक पीवीटीजी ही है, प्रश्न पीवीटीजी से ही पूछता है। ठीक, अब देखो यहां पर क्या पूछ रहा है, नए पैटर्न में जो भी रिसेंट में हुआ है, यहां पर भी कह रहा है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, मतलब पीवीटीजी पर ही प्रश्न बनाया है। अबुझमाड़िया को ही पूछा है। अबुझमाड़िया जनजाति के रहन सहन से पूछ दिया है। अबुझमाड़िया जनजाति पितृवंशी, पेट्रीलिनियर, पेट्रीलिनियर पितृवंशी, पितृ निवासी, स्थानीय व पितृ सत्तात्मक है, करेक्ट है ये। इनकी जो कृषि पद्धति है अबुझमाड़िया की, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको झूम कृषि कहते हैं, उसको पेंदा कहते हैं, पेंदा या पेड्डा भी कहते हैं। तो जो पेंडा कृषि है, पेंदा, जिस स्थान पर उस कृषि को करते हैं उसको कहते हैं कघई, कघई। पेंदा कृषि हेतु कृषि स्थान को कघई कहा जाता है, करेक्ट है। देखो अबुझमाड़िया का जो घर होगा, अबुझमाड़िया के घर में जो घर होगा, घर में लिविंग रूम, बैठक, कमरे, कमरे, रसोई, स्टोर रूम, इनके घरों में, अबुझमाड़िया के जो घर होते हैं उसमें वेंटिलेशन के लिए रोशनदान नहीं होते हैं, रोशनदान नहीं होते हैं। जो लिविंग रूम बैठक होता है
उसको लिविंग रूम बैठक को अगहा कहते हैं। अगहा, अगहा। जो किचन होता है, किचन, किचन को आंगड़ी कहते हैं, आंगड़ी। और आंगड़ी से लगा हुआ लोनू होता है स्टोर रूम, और लोनू में ही देवी देवता को स्थापित किया जाता है। इनके घर में रोशनदान या खिड़कियां नहीं पाई जाती, करेक्ट है। घर में अगहा, आंगड़ी और लोनू होता है, करेक्ट है। तो सभी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपका, सही है। सही उत्तर डी है। देखो टॉपिक वही है, अप्रोच चेंज हो रहा है। ठीक, पहले क्या था, पहले 2019 वाले में इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया था। कोई जरूरी नहीं कि सर्वे ना आए, सर्वे से प्रश्न सीजीपीएससी में बनता है। एक क्वेश्चन में आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे का भी लिया हूं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय राज्य की कुल सिंचाई क्षमता 13.28 लाख हेक्टेयर थी, करेक्ट है। जब राज्य का गठन हुआ तो 13.28 लाख हेक्टेयर। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है, इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ द टोटल इरिगेशन कैपेसिटी हैज इंक्रीज टू 21.76 लाख हेक्टेयर बाय मार्च 2024। सर्वे के अकॉर्डिंग सिंचाई क्षमता बढ़ करके 8.48 लाख हेक्टेयर बढ़ करके 13.28 लाख हेक्टेयर से 8.48 लाख हेक्टेयर बढ़ करके हो चुका है कितना, 21.76 लाख हेक्टेयर। लेकिन कह रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 2.00 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र है। देखो छत्तीसगढ़ में 2.032 लाख हेक्टेयर यह जल क्षेत्र है, 2.032 लाख हेक्टेयर, जिसमें से 1.976 लाख हेक्टेयर में जो है मछली पालन हो रहा है। 1.976 लाख हेक्टेयर मतलब छत्तीसगढ़ के कुल जल क्षेत्र का 97.24% हिस्से में मछली पालन हो रहा है, अकॉर्डिंग टू सर्वे ना। अब सीजीपीएससी जो प्रश्न बना रहा है वो देखो, प्रश्न में डिमांड कर रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 2.00 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र है। देखो यहां पर 0.032 है। आप देखो परफेक्शन कितना डिमांड कर रहे हैं ना वो आपसे, कितना एक्यूरेसी चाह रहे हो। 2.032 लाख हेक्टेयर और उसमें से कितने में मछली पालन, 1.976 लाख हेक्टेयर। तो यहां पर वो ऑप्शन में 2.032 नहीं रखा है, वो 2.00 ऐसा रख दिया है, जबकि वो 2.032 है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और छत्तीसगढ़ राज्य में 1.976 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र में क्या हो रहा है, मछली पालन, करेक्ट है। मतलब 1, 2 और 4 सही, 1, 2 और 4 सही, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ये सही है। सी उत्तर सही। ये आपका वर्तमान का अभी का पैटर्न है ना, जो सीजीपीएससी फॉलो कर रहा है। ठीक, देखो मैं फिर कह रहा हूं आपको, 330 नंबर में 330 मार्क्स में आपके हाथ में जो रिटर्न पेपर का जो 300 नंबर है, आप इतना परफॉर्म कर ले यहां पर, यह आपके हाथ में है। 30 नंबर की आप तैयारी करेंगे जरूर इंटरव्यू की, लेकिन आप तैयारी कब करेंगे, जब आपका रिटर्न पास हो गया। क्योंकि जितना नंबर ऑफ पोस्ट होगा उसके 3 गुना लोग ही रिटर्न को क्वालिफाई करेंगे और इंटरव्यू अपीयर होंगे। और रिटर्न में भी कई बार एक सिंगल क्वेश्चन तय करता है कि आप सिलेक्शन के अंदर है या सिलेक्शन से बाहर है। इसलिए आपको सब्जेक्ट में संतुलन बनाना है। सब्जेक्ट में संतुलन का मतलब क्या है,
जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है, जिसके लिए आप एपी देंगे, जो 200 नंबर का है, 200 मार्क्स का, यह तो आपको प्रतिदिन पढ़ना ही है। लेकिन साथ में जो 100 मार्क्स है, जो छत्तीसगढ़ का जीके लिखता जरूर है, लेकिन आपको यह दिख रहा है प्रश्न कि अब जनरल नॉलेज कहां है, जीएस है, क्योंकि सबका सिलेबस कॉमन सिलेबस है सीजीपीएससी का। इसमें भी आपको संतुलन बना, मतलब प्रतिदिन आप 2 सब्जेक्ट चलाइए, एक ये आप पढ़िए ही, साथ में आप ये भी पढ़िए, भले 2 घंटा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। कंपटीशन में चाहिए कंसिस्टेंसी। यदि आपकी पढ़ाई ब्रेक हो रही है, आप 3 दिन 4 दिन पढ़ रहे हैं, 2 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप यह समझो प्रतिस्पर्धा में आप पीछे हो रहे हैं, लोग आगे निकल रहे हैं। और कभी यह नहीं मान बैठना कि मैं बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड हूं तो मेरा काम, क्योंकि हर किसी को कंपटीशन का आज के डेट में अंदाजा है, और इस वैकेंसी के लिए हर कोई जो प्रिपेयर कर रहा है उसको पता है कि छत्तीसगढ़ के जीएस से भी कितना क्वेश्चन है, आपका 50 क्वेश्चन। तो ये जो तैयारी है, इसको 2 घंटा आप डेली चलाइए। तैयारी का अंदाजा कैसे लगाते हैं भाई? हम किसी भी टॉपिक को, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी पढ़ रहे हैं, तो कलचुरी पढ़ रहे हैं, कलचुरी आप पढ़ लिए, रीड कर लिए, आपको आपकी तैयारी का अंदाजा तब लगेगा जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। क्वेश्चन जब तक नहीं लगाओगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस बिठाना पड़ेगा। आप जितना टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप एमसीक्यू सॉल्व करते जाइए, और अपनी तैयारी बेसिक टू एडवांस रखिए, ताकि एग्जाम हॉल में प्रश्न पत्र जैसा भी आए, जिस भी स्तर का क्वेश्चन हो वो आपसे बने, ताकि आपको 300 नंबर का जो आपके हाथ में जो 300 नंबर है ना, आप क्योंकि 30 नंबर में सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, वो 20 मिनट इंटरव्यू का, वो 20 मिनट आपकी पर्सनालिटी को जज करेगा। तो उसमें एक आपके सब्जेक्ट का एक्सपर्ट तो होगा, लेकिन वहां पर भी छत्तीसगढ़ के जीएस से प्रश्न, छत्तीसगढ़ से संबंधित चीजों पर प्रश्न वहां पर भी होगा। तो आपको यहां पर एमसीक्यू जितना ज्यादा हो सके सॉल्व करना है। यह नहीं कि आप पूरी तैयारी मैं कर लेता हूं, फिर लास्ट पेपर के 15 दिन 20 दिन पहले एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, ऐसा नहीं होता है। जितने भी इस तरह के लोग सोचते हैं वो नहीं कर पाते हैं। आपको अपनी तैयारी रखनी है, किसको लेकर के? एमसीक्यू। तो जितना टॉपिक उतना ज्यादा क्वेश्चन, ये हमेशा ध्यान रखना। उसके साथ में आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक सोर्स से हो, कहीं से कुछ भी उठा के नहीं पढ़ना। आपको ऑथेंटिक सोर्स ही अप्रोच करना है। यह नहीं कि हम रैंडम किसी भी बुक को उठा लिए, मार्केट गए, खरीदे और उठा करके पढ़ना शुरू कर दिया। आपके पास सोर्स वो हो जिसको सीजीपीएससी फॉलो करता हो, उन्हीं सोर्सेस से आपको अप्रोच करना है, वही कंटेंट आपको पढ़ना है। तो ऑथेंटिक सोर्स पे ही जाना है, और ज्यादा से ज्यादा जो मैं कह रहा हूं वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू में 2 तरह का काम, एक पीवाईक्यू लगाना, सीजीपीएससी के जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व करना, और दूसरा जो नए क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उनको देखना, मॉडल पेपर सॉल्व करना। तो ये आपकी तैयारी का अप्रोच होना चाहिए। मतलब दोनों भी पार्ट में अपना टेक्निकल और छत्तीसगढ़, इसको लेकर के आपको बैलेंस बनाना है। ठीक, ये ध्यान रखना। इस वीडियो को वहां पर जब आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो यूट्यूब में तो आपको ये वीडियो मिलेगा। देखो, आपका कुछ यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट अपना रख सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं जवाब दूंगा, या टीम जो रहेगी वो जवाब देगी, है ना।
छत्तीसगढ़ के जीएस का एक बैच भी लेकर के आ रहे हैं एपी के लिए, पहले भी इसके ऊपर बोला हुआ हूं, एपी के लिए भी, और जो भी आपका स्पोर्ट्स ऑफिसर, ग्रंथपाल या वनडे एग्जाम जो भी हो रहे हैं उसको लेकर के, तो आप यदि चाहेंगे तो 23 तारीख से ये बैच जो स्टार्ट होगा, इवनिंग का बैच है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पर आप इसमें जुड़ सकते हैं। समय समय पर बीच बीच में जो भी इसको लेकर के आपको और बूस्ट करना होगा, कोई जानकारी देनी होगी, है ना, तो मैं आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।